अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर साहर फातिमा हूँ, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, और मेरी सब स्पेशलिटी है गायनी की मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज़, जिसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़, स्टेरोस्कोपिक और कॉल्पोस्कोपिक सर्जरी शामिल होती हैं। इसके अलावा मैं कैंसर सर्जन भी हूँ और इनफर्टिलिटी रिलेटेड केसेस को भी डील करती हूँ। आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी क्या होती है, क्या वजूहात होती हैं और इसको ट्रीट कैसे किया जाता है। जब हम इनफर्टिलिटी की बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप ये समझें कि इनफर्टिलिटी बेसिकली कहते किसको हैं। यूजुअली लोग शादी के 1-2 महीने बाद ही आ जाते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए कि हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको 1 साल वेट करना चाहिए, क्योंकि जो डेफिनेशन है इनफर्टिलिटी की वो यही है कि आप प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही हैं, 1 साल गुजर गया और फिर भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, इसे इनफर्टिलिटी कहा जाता है। तो इसलिए हम यूजुअली प्रेफर करते हैं कि आप को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप यूजुअली 1 साल वेट करें इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट लेने से पहले। लेकिन वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा है, यानी जो 35 से 40 साल के बीच में ख़वातीन हैं, जो मर्द हज़रात की उम्र ज़्यादा है, या वो लोग जिनको पता है कि उनको पहले से कोई प्रॉब्लम है, जिस तरह किसी को पीसीओ हो, एंडोमेट्रियोसिस हो, फिब्रॉइड्स हो, या हस्बैंड के साथ कोई प्रॉब्लम हो, जैसे वो डायबिटिक हो, हाइपरटेंसिव हो, या उनको आपस के रिलेशन में कोई प्रॉब्लम फील हो रहा हो, ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि आप शुरू में ही कंसल्ट कर सकते हैं। जब हम इनफर्टिलिटी की कॉजेज़ के बारे में बात करते हैं तो इनफर्टिलिटी की कॉजेज़ मल्टीपल होती हैं, और इसको यूजुअली हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। 1/3 कॉज फीमेल में होती है, 1/3 मेल में होती है, और 1/3 जो कॉजेज़ होती हैं उसमें ये भी हो सकता है कि मेल और फीमेल यानी जो कपल है दोनों के साथ कोई प्रॉब्लम हो, और ये भी पॉसिबल है कि दोनों में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और वो कंसीव नहीं कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, यानी कोई ऑब्वियस बीमारी हस्बैंड और वाइफ दोनों में नहीं है मगर वो कंसीव नहीं कर पा रहे होते। तो ये भी एक बहुत अहम रीज़न होता है, और हम आगे बात करेंगे कि उसको हमने कैसे ट्रीट करना है। इनफर्टिलिटी का रेट बढ़ता जा रहा है। इसकी एक तो वजह ये है कि बहुत सी कॉजेज़ बढ़ती जा रही है, लाइफस्टाइल चेंज हुआ है। सेकेंडली इंपॉर्टेंट कॉज ये होते हैं कि लोगों को पता नहीं होता है कि इन्होंने इसके इलाज के लिए जाना कहाँ है, और इसकी वजह से वो बहुत दफ़ा ऐसी जगह पे इलाज करा रहे होते हैं जहाँ पे उनका सही इलाज नहीं हो रहा था, यानी इनफर्टिलिटी की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं चल रही होती है, और इसलिए फर्टाइल होने में देर लग रही होती है और फिर डिसअपॉइंटेड भी हो जाते हैं। बहुत दफ़ा लोग ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, मेल भी ले रहा होता है, फीमेल भी ले रही होती है, मगर उनको वजह नहीं पता होती है। अगर आप उनसे पूछें कि आपके बच्चे ना होने की क्या वजह डॉक्टर ने आपको बताई है, तो उनको पता नहीं होता। इस तरह आप मिसमैनेज हो रहे होते हैं, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है कि आप में क्या प्रॉब्लम है, तो वो ना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही होती है, ना उसका इलाज हो रहा होता है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप समझिए कि इनफर्टिलिटी कहते किसे हैं और इसकी क्या क्या वजूहात हैं। जो फीमेल के फैक्टर्स होते हैं उसमें बेसिकली फ़ीमेल्स के अंदर या तो ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम हो रही होती है, यानी उनके हार्मोन्स नॉर्मल नहीं होते, जिस तरह FSH है, LH है, कोई थायराइड का हार्मोन्स का प्रॉब्लम है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का प्रॉब्लम है, या फिर उनके जो एग्स हैं उनकी क्वांटिटी कम होती है या क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, जिसके लिए हम कुछ टेस्ट करा के देखते हैं कि उनके एग्स जो हैं वो किस क्वालिटी के हैं और उनकी क्वांटिटी कितनी है, जो यूजुअली एज के साथ डिक्रीज़ होता है, और कुछ पेशेंट्स में एज से पहले भी इनमें डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। स्ट्रेस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। स्ट्रेस से ना सिर्फ ये कि फ़ीमेल्स के हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, बल्कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्रेग्नेंट ना होने में। तो अगर आप इनफर्टिलिटी के लिए कंसर्न है तो स्ट्रेस नहीं लें, क्योंकि ये आपके हार्मोन्स को ख़राब कर रहे होते हैं। सेकेंडली स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होते हैं, जैसे यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड हो जाए, या यूट्रस के अंदर कोई और प्रॉब्लम हो, ओवरीज में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे ओवेरियन सिस्ट हो, या फिर एंडोमेट्रियोसिस हो। एंडोमेट्रियोसिस एक बहुत मेन कॉज है प्रेग्नेंट ना होने का। फीमेल में इनफर्टिलिटी की एक इम्पॉर्टेंट कॉज एंडोमेट्रियोसिस भी है। एंडोमेट्रियोसिस की टिपिकल प्रेजेंटेशन ये होती है कि फ़ीमेल को बहुत सीवियर पेन होता है हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ, और वक्त गुजरने के साथ ना सिर्फ साइकिल्स पेनफुल होती हैं, बल्कि वो उनका फ्लो कम होना शुरू हो जाता है। यानी फ़ीमेल्स को पहले फ्लो कम होता है, फिर स्पॉटिंग होती है, और कुछ फीमेल्स में टोटली मेंसेस को बंद करा देता है। और उसकी टिपिकल प्रेजेंटेशन होती है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। एंडोमेट्रियोसिस को टाइमली ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपको मेडिकल ट्रीटमेंट दी जा रही हो या सर्जरी, क्योंकि अगर आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो आगे जाके ये आपके मेंसेस को भी ख़राब करेगा और आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस भी कम होते जाएंगे। ओवरीज़ के अंदर डिफरेंट सिस्ट हो सकती हैं, जैसे हमने कहा कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ भी हो सकती है, एंडोमेट्रियोसिस भी हो सकता है। इसके अलावा डिफरेंट ऐसी ओवेरियन सिस्ट होती है जो आपको प्रेग्नेंट नहीं होने दे रही होती। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपकी ओवरीज़ हैं, यानी जो अंडेदानी है, उससे जो अंडे बन रही हैं उनकी क्वांटिटी कितनी है और क्वालिटी कैसी है।
बहुत दफ़ा क्या होता है कि यूजुअली एज के साथ साथ स्पेशली 45 की एज के बाद जो आपके ओवा होते हैं यानी जो आपके अंडे होते हैं उनकी क्वालिटी भी ख़राब होना शुरू हो जाती है, उनकी क्वांटिटी भी कम होने लगती है। मगर आजकल के ज़माने में हम देख रहे हैं कि जो यंग पेशेंट है यानी हमारे पास 35 टू 45 के बीच में जो पेशेंट आ रही होती है उसमें भी ये प्रॉब्लम नज़र आ रही होती है कि उनके एग की क्वालिटी और क्वान्टिटी कम होती जाती है और इसके बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं जिसको ट्रीट टाइमली करना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर हमें कंसेप्शन में प्रॉब्लम हो जाती है। फीमेल में इनफर्टिलिटी की एक और कॉज है एज रिलेटेड फैक्टर। यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि एज का मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी कोई सर्टेन एज लिमिट है जिसके बाद आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। जब तक आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं, मगर एक एज खास एज के बाद जैसे 45 के बाद ओवर की क्वालिटी और क्वांटिटी कम हो जाती है लेकिन स्टिल प्रेग्नेंट होने के चांसेस हैं। बहुत दफ़ा हम देखते हैं कि यंग पेशेंट्स 35 से 45 के बीच में होते हैं, उनके ओवा बहुत कम होते हैं या क्वालिटी कम है। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। रेडिएशन एक्सपोजर, जो लोग रेडिएशन में काम कर रहे होते हैं या फिर किसी को कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी मिली हो यंग एज में या उनकी कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो, ये सब चीज़ें ओवा की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं और ये भी एक वजह हो सकती है प्रेग्नेंट ना होने की। ट्यूबल फैक्टर अगेन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो रही होती। ट्यूबल फैक्टर का मतलब है कि जो ट्यूब्स होते हैं वो या तो बंद हो गए होते हैं किसी प्रॉब्लम की वजह से, जैसे प्रीवियस सर्जरीज हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया या फिर वो डैमेज होते हैं, उनमें ब्लॉकेज आया हुआ होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। अगर ट्यूबल ब्लॉकेज का डॉक्टर को शुबा होता है तो वो आमतौर पे आपको एक टेस्ट करवाती है जिसमें हम स्टेरो कहते हैं, उसमें हमें पता चलता है कि ट्यूब खुले हैं या बंद है। स्टेरो 100% नहीं होती, बहुत दफ़ा उसमें ट्यूब बंद आ रहे होते हैं मगर एक्चुअली वो बंद नहीं होते। तो उसके लिए जो आपका गोल्ड स्टैंडर्ड है वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है। ये एक डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी होती है जिसमें हम कैमरा डाल के देखते हैं कि हमारे ट्यूब खुले हैं या बंद हैं और ये 100% आपको ट्यूब की पोजीशन बताता है। बहुत दफ़ा स्टेरो में ट्यूब बंद आ रहे होते हैं और लेप्रोस्कोपी में हमें ट्यूब खुले मिल जाते हैं। सो अगर आपको ट्यूबल पेटेंसी चेक करनी हो तो उसके लिए बेस्ट टेस्ट यही है कि आप लेप्रोस्कोपी कराएं जिसमें हम देख सकें कि ट्यूब पेटेंट है या क्लोज। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि ना तो मेल में कोई प्रॉब्लम होती है ना फीमेल में, और उसको हम कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, यानी हमें कोई वजह नज़र ही नहीं आ रही होती। मेल भी बिल्कुल नॉर्मल होता है, फीमेल भी नॉर्मल होती है और फिर उनकी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही होती। ऐसे लोगों को ऑफ कोर्स मेडिकेशन की ज़रूरत होती है। इनके ज़्यादा अच्छे चांस होते हैं कि वो मेडिकेशन से कंसीव कर जाएं और अगर नहीं कंसीव करते तो फिर हम उनको ART पे लेकर जाते हैं। फीमेल्स की हम टेस्ट यूजुअली अकॉर्डिंग टू कॉज कराते हैं, यानी अगर आपकी हिस्ट्री और एवोल्यूशन में कोई कॉज पता चलती है उसके लिहाज से टेस्ट होते हैं, मगर यूजुअली हम हार्मोन्स कराते हैं जिसमें FSH, LH, TSH, प्रोलैक्टिन शामिल होता है। एक अल्ट्रासाउंड होता है ताकि हम देख लें आपकी यूट्रस और ओवरीज कैसी हैं, और कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि हमें एंट्रल फोलिकुलर काउंट और एक हार्मोन भी करवाना पड़ता है AMH। इन दोनों को करवाने का मकसद ये है कि हम ओवरियन रिजर्व देखते हैं और आमतौर पर ये उन लोगों में देखा जाता है जिन फीमेल्स के बारे में हमें डाउट होता है कि उनका ओवरियन रिजर्व कम हो रहा हो या वो जिन पे हम ART में जाने की ज़रूरत पेश करते हैं। कुछ लोगों में कुछ स्पेसिफिक टेस्ट भी कराने पड़ते हैं, वो अकॉर्डिंग टू कॉज होती है। जैसे मैंने कहा एंडोमेट्रियोसिस, उसके लिए बेहतर होता है कि हम उनकी लेप्रोस्कोपी करके देखें। उससे हमें पता चलता है कि एंडोमेट्रियोसिस ने अंदर के स्ट्रक्चर्स को कहाँ तक डैमेज किया है, एंडोमेट्रियोमा है कि नहीं, और वो देर एंड देन ट्रीट भी हो जाता है। यानी जब हम थेरेप्यूटिक कैमरे अंदर डालते हैं और देख रहे होते हैं तो वहीं हम उसको ट्रीट भी कर लेते हैं। जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है, इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट अगेन अकॉर्डिंग टू कॉज होती है। अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी है तो यूजुअली उसमें भी फर्स्ट टाइम के तौर पे हम आपका वेट रिडक्शन कराते हैं, डाइट कंट्रोल कराते हैं, और अगर इससे काम नहीं बनता तो फिर भी गोज़ ऑन मेडिकेशन, लाइक हम ग्लूकोफेज देते हैं। अगर कोई मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो तो हार्मोन्स दिए जाते हैं और फिर कंसेप्शन पे जाते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत दफ़ा लोग प्रेग्नेंट होना चाहते हैं और वो पहले ही महीने में आके कहते हैं कि बस अब हमको प्रेग्नेंट होने के लिए दवाएं दे दें। ओवुलेशन इंडक्शन कराने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर जो कॉज हो वो ट्रीट हो। अगर हम आपकी कॉज ट्रीट नहीं करेंगे तो आप बार बार ट्रीटमेंट के लिए आती रहेंगी, कंसीव नहीं कर पाएंगी, या अगर कंसीव करेंगी तो मिसकैरेज हो जाएगा। तो बेहतर है कि पहले हार्मोनल कॉज ट्रीट हो जाए, उसके बाद फिर हम ओवुलेशन इंडक्शन की मेडिसिन पे जाएं। अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस होता है तो उसके लिए बेसिकली हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को प्रेफर करते हैं कि हम पहले लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर दें, जो ओवेरियन सिस्ट है हम उसको निकाल दें, बाकी जो स्पॉट्स होते हैं उनको हम एब्लेट कर देते हैं। इससे ये होता है कि जब हम मेडिकल ट्रीटमेंट देना शुरू करते हैं प्रेगनेंसी की तो हमें हेल्पफुल होता है। अगर हम एंडोमेट्रियोसिस को ट्रीट किए बगैर प्रेगनेंसी की मेडिकेशन पे जाएंगे तो उसमें फेलियर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं और आगे चल के मिसकैरेज के चांसेस भी होते हैं। और जब भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है उसके बाद ओवुलेशन इंडक्शन शुरू होती है, यानी उसके बाद बच्चे ठहरने की दवा दी जाती है। आपके साथ चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, PCO हो, एंडोमेट्रियोसिस हो, हार्मोनल रिलेटेड हो, ट्यूबल हो, जो मेन फैक्टर ट्रीटमेंट में आते हैं वो ये होता है कि एक तो अपने आप को आप स्ट्रेस फ्री करें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें, अपने आप को रिलैक्स करें, क्योंकि अगर जितना आप स्ट्रेस ले रही हैं आपके हार्मोन ख़राब होते जा रहे हैं और डॉक्टर जो आपकी हेल्प करना चाह रही है कंसेप्शन में उसका काम मुश्किल होता जा रहा है।
सेकेंडली हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, हेल्दी और फ्रेश डाइट लें, पानी और जूसेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। कोशिश करें कि वेट आप नॉर्मल रेंज में रखें, ना तो बहुत अंडर वेट होना चाहिए आपको, ना ही आपको ओवर वेट होना चाहिए। तो ये दोनों फैक्टर भी फर्टिलिटी को अफेक्ट कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद कुछ मेडिकेशन हैं जो आप स्पेसिफिकली प्रेग्नेंट होने के लिए फ़ीमेल को देते हैं, जिसमें मैंने कहा हम ओव्यूलेशन इंडक्शन कराते हैं, यानी स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट होती है बच्चा पैदा करने के लिए। उनको हम साइकिल के डिफरेंट डेज़ के लिहाज से डिफरेंट हार्मोन्स देते हैं और हम कंसेप्शन की कोशिश करते हैं। आई थिंक कि आज की डिस्कशन से इनफर्टिलिटी के बारे में जो मिसकॉन्सेप्ट हुए होंगे थोड़े से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको मज़ीद अपनी किसी क्वेरी के बारे में बात करना हो तो आप हमसे वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं, यहाँ में क्लिनिक पर विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।